Hi students, we will learn today figures of speech as you have learned it before, and in secondary and higher secondary you will have to learn it figures of speech as it is used in poems. Okay, for better poetic effect, for giving better poetic effect it is used. It is a literary device in which language is used in unusual or figured way in order to produce a stylistic effect in poems. Now, coming to the topic, first is simile. What is simile? It is a direct comparison between two objects by using the word like and as. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई एक सेंटेंस है एंड उसमें लाइक एंड एज वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दो पर्सन को कंपेयर करते हुए, तो उसको सिमिली बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग. तो ये जो लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, हम उनको दे मतलब मोर देन वन पर्सन, दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, इसलिए हम इसको सिमिली बोलते हैं. जब कभी पोयम में आप देखोगे अगर कोई भी एक सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड्स को यूज़ करके अगर दो ऑब्जेक्ट्स दो थिंग्स के बीच में कंपेयर किया गया हो तो उसको सिमिली बोलते हैं. जिस तरह से यहाँ पर कैट्स एंड डॉग की लड़ाई को दे मतलब उन लोगों से कंपेयर किया गया, उनके फाइट से कंपेयर किया गया. जैसे ब्रदर एंड सिस्टर्स के फाइट को कैट एंड डॉग के फाइट से कंपेयर कर रहे, तो ये सिमिली हो सकता है बिकॉज हम यहाँ पर लाइक और एज वर्ड्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो याद रखना सिमिली का मतलब होता है वेन एवर यू सी डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू थिंग्स इन एनी सेंटेंस, देन इट विल बी अ सिमिली. बट रिमेंबर, by using two words mainly like and as. Metaphor. What is metaphor? इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. अभी आप बोलोगे यहाँ पर डायरेक्ट था, यहाँ पर इनडायरेक्ट है. अभी डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए बिकॉज यहाँ पर लाइक और एज वर्ड्स यूज करते थे और इजीली आपको पता चलता था कि ये डायरेक्टली कंपेयर किया गया है ये फाइट्स को डॉग एंड कैट के फाइट से. ठीक है, बट यहाँ पर मेटाफर में लाइक एंड एज वर्ड्स यूज नहीं होंगे, वो होगा इनडायरेक्ट कंपैरिजन बाय नॉट यूजिंग एनी वर्ड्स, बट इट विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइफ इज अ ड्रीम बोला है, तो लाइफ को ड्रीम बोला गया है मतलब एक सपने जैसा है बिकॉज हमको नहीं पता है कि कब क्या हो जाए. राइट, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. राइट, तो उसी तरह से यहाँ पर लाइफ को एक सपना कहा गया है, बट हम कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं कर रहे, बट हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली. ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है दो चीज़ों को बारे में, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसको बोलेंगे मेटाफर. याद रखना दोनों में सिमिली में लाइक एंड एज वर्ड्स को यूज करके कंपेयर किया जाता है और मेटाफर में लाइक एंड एज वर्ड्स यूज नहीं होते हैं बट इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स के बारे में. तो ये पोयम में आपको यूज होगा, ये पोयम में आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि कौन से मेटाफर है और कौन सा सिमिली है. तो सिमिली आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा जैसे कि आपको लाइक एंड एज वर्ड्स आ जाएंगे. ओके, नाउ एलिट्रेशन क्या है? Alliteration is the easiest figures of speech which you can recognize in the poem because any sound of alphabet is repeated. If repeated more than once in one sentence for the poetic effect. Poetic effect मतलब समझते हो? पोएटिक इफेक्ट का मतलब है जैसे हम पोयम में ज़्यादा इफेक्टिव मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसको बोलेंगे एलिट्रेशन. जैसे बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पर जो बी मतलब अल्फाबेट इज रिपीटेड मोर देन वंस, द साउंड ऑफ बी इज रिपीटेड मोर देन वंस इन वन सेंटेंस इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन.
तो याद रखना, एलिट्रेशन आपको पोयम में यूज किया जाएगा तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे, बिकॉज कोई भी एक साउंड ऑफ एनी अल्फाबेट इफ रिपीटेड मोर देन वंस इन वन सेंटेंस देन इट इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन. Coming to repetition, alliteration if sound of alphabet is repeated, and repetition is any phrase or any word is repeated more than once in one sentence in any poem. If you see, then it is a repetition. Repetition of word, repetition of phrases, आप easily पहचान जाओगे. alliteration और repetition में confuse मत होना. alliteration is sound of any alphabet and repetition is word and phrases are repeated more than once in one sentence for the better poetic effect. Okay. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स और थिंग्स ऑब्जेक्ट विच गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी. इसका मतलब क्या है कि जब कभी नॉन लिविंग थिंग को या तो कोई और थिंग्स, मतलब मैंने बोला है, देखो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, कोई लिविंग थिंग को भी हो सकता है. जैसे एक आप बोलोगे कि ट्रीज, तो ट्रीज आर डांसिंग, तो मैं अगर बोलूंगी स्पेसिफिकली कि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी, तो बोलोगे कि ट्रीज तो लिविंग है. तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक लिविंग थिंग, थिंग्स या ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन क्वालिटी दे दूं कि वो ह्यूमन वाली चीजें कर सकता है, डांस कर सकता है, ट्रीज फ्राउन कर सकता है, तो ऐसी चीजें जब वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं, तो तब होता है पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया था? डेफोडिल्स वर डांसिंग विद हैप्पीनेस. तो डेफोडिल्स को हम बोल रहे हैं कि वो डांस कर रहे थे हैप्पीनेस से, जैसे ये ह्यूमन बींग्स करते हैं डांसिंग जब हम खुश होते हैं. तो उसी तरह से डेफोडिल्स जो है वो खिल गए थे, वो अच्छे से खिल उठे थे. तो वो जो हिंदी में बोल रहे हैं वो यहाँ पर डांसिंग मतलब एक वर्ड हो गया है, एक वर्ड यूज कर दिया है जो हम करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी है, वो ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पर डेफोडिल को दे दिया है. तो जब कभी ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई फ्रेज आपको दिखाई दे पोएम में, तो उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन. याद रखना, नॉन लिविंग थिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन अ लिविंग क्वालिटी, मतलब ह्यूमन क्वालिटी, तो उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन. अभी आता है एंटीथेसिस. व्हाट इज एंटीथेसिस? एंटीथेसिस का मतलब होता है जब टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन वन सेंटेंस, मतलब जब दो ऑपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज किया गया हो तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं. अभी यहाँ पर स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन. तो यहाँ पर जो सिल्वर है एंड गोल्डन है वो दो ऑपोजिट वर्ड्स है जो आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कोई भी पोयम में. ओके, तो अगर मैं एक और बोलूँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो अभी प्रपोज एंड डिस्पोज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स. इसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए अच्छे से आना पड़ेगा, कोई भी पोयम को स्टडी करने के लिए आना पड़ेगा, और फ्रेजेस को एक ही बार में आप नहीं ले सकते हो. एक रीडिंग करना इज वेरी नेसेसरी ऑफ योर पोयम. ओके, सो दैट यू कैन बी इन टच विद फिगर्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर पोयम. हाइपरबली का मतलब है इट्स एन ओवर स्टेटमेंट और एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट. शी क्राइड बकेट्स ऑफ टीयर्स. इन हिंदी अगर मैं बोलूँ तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे कि हम बोलते हैं कि शी क्राइड बकेट्स ऑफ टीयर्स, मतलब वो बहुत रोई. तो वो बहुत रोई को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर कि बकेट्स ऑफ टीयर्स में रोई. तो इट इज इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बकेट्स ऑफ टीयर्स. तो ये जो एक्सैगरेट किया गया है, ये जो बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, इज कॉल्ड एज हाइपरबली. तो ये आप बोलोगे ऐसे क्यों दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई भी एक पोयम में अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, तो ऐसे सारे पोएटिक इफेक्ट के लिए चीजें करनी पड़ती है. ठीक है, तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है मेनली आपको पोयम्स में मिलेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए इजीली आना चाहिए. ऐसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच 23 to 24 है, बट मेनली जो 8 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए सेकेंडरी सेक्शन में, तो वो मैं आपको ये वीडियो में सिखा रही हूँ. हाइपरबली हो गया. नाउ यूफेमिज्म. यूफेमिज्म का मतलब होता है हार्श रियलिटी को बहुत माइल्डर वे से बोलना. मतलब अभी हार्श रियलिटी को माइल्डर वे से बोलने का मतलब ये है कि ही लेफ्ट फॉर हेवनली. इसका मतलब क्या है कि ही डाइड इन शॉर्ट. ठीक है, तो ये ही डाइड को हमने बहुत हार्श
शब्द को बहुत माइल्ड वे में बोला है, सो दैट दूसरे को खराब नहीं लगे, किसी और को खराब न लगे, ठीक है। मतलब आपके इमोशन भी पहुंच गए, आप जो बोलने के लिए चाह रहे थे वो भी पहुंच गए, और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो ऐसे हार्श सेंटेंसेस जब आप माइल्ड वे में बोलते हो तो उसको बोलेंगे यूफेमिज्म। ओके, I hope you all have understood it. Like and share if you have understood it, and thank you.